नेक्स्ट न्यूज जो है वो अवार्ड से रिलेटेड है, जिसमें हम 3 अवार्ड्स इकट्ठे ही करेंगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एमी अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड। हालांकि अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कवर करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो 1-2%। कि अवार्ड्स और स्पोर्ट्स ये ऐसे हो गए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली बी ग्रुप या सी ग्रुप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जनरली नहीं पूछते हैं, ठीक है। गोल्डन इसको करने का एक और भी रीजन है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों करेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो हैं बेस्ट फिल्म के लिए मिला है ओपनहाइमर को, ठीक है। ओपनहाइमर कौन थे? हाँ, मूवी तो थी तभी तो अवार्ड मिला है। कौन थे ओपनहाइमर? पूरा नाम था रॉबर्ट ओपनहाइमर। क्या लाए थे? नहीं 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 नहीं, वो रेड ड्रैगन था। नहीं, रॉबर्ट ओपनहाइमर इज नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक बम। नाइनटीन 1944 में अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। ठीक है, मैक्सिको के डेजर्ट में मैनहट्टन नाम का एक प्रोजेक्ट किया था यूएसए ने, ठीक है। मैक्सिको डेजर्ट में नहीं लिख रहा हूं तो दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने एटॉमिक बम बनाया था और उस एटॉमिक बम की जो टीम है उसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट ओपनहाइमर, ठीक है। इसके बाद ये टाइम पीरियड 1945 का वो है जब 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 3 अलग अलग एक्सिस पावर थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो एक्सिस और अलाइड पावर के बीच में हुआ था, ठीक है, बिटवीन अलाइड पावर वर्सेस एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में जो मेन 3 थी, इटली, जापान और जर्मनी, और अलाइड में यूएस और उसके अलाइड कंट्रीज थी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये थे। तो इन 2 पावर ने तो हार स्वीकार कर ली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जापान डटा हुआ था, जापान उस वक्त एम्पीरियल एम्पायर था जापान के, उनके किंग थे हिरोहितो, और वो काफी पावरफुल एम्पायर होता था जापानीज एम्पायर। तो जापानीज सरेंडर करने से मना कर रहे थे कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने इधर से अमेरिका ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर में एटॉमिक बम बना लिया था और उन्होंने उनको धमकी भी दी थी कि अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो हम एटॉमिक बम गिरा देंगे। तो उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था कि एटॉमिक बम भी कोई चीज होती है, तो उन्होंने उस चीज को मोकरी में इग्नोर कर दिया। मतलब मोकरी होता है किसी चीज की हंसी उड़ा देना, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर लिटिल बॉय नाम का पहला एटॉमिक बम हिरोशिमा पे गिराया गया 6 अगस्त को, उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। जापान ने फिर भी सरेंडर नहीं किया, तो फिर फैट मैन नाम का सेकंड एटॉमिक बम गिराया गया नागासाकी पे 9 अगस्त को। और इसके बाद ये 1945 में गिराई गई थी। 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिराया गया उसका नाम था फैटमैन। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली ओवर हो गया था इसके बाद। तो ये आप ध्यान रखना। तो इसलिए ये मूवी इंपॉर्टेंट थी, ओपनहाइमर। तो ये उनकी बायोग्राफी पे बनी हुई मूवी थी जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, और हमारे लिए गोल्डन ग्लोब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको याद रखनी है। देन इसके बाद
ये तो हो गया एटॉमिक बम। एटॉमिक बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम भी बनाया गया, क्योंकि उसी से कनेक्टेड है तो हम अभी कवर कर लेते हैं उसको। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम बनाया एडवर्ड टेलर नाम के एक पर्सन ने 1952 में। ये था, ये ऑपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट मैनहट्टन इंपॉर्टेंट है, IVY, ठीक है। यूएसएसआर ने किया था ये ऑपरेशन IVY, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप ये ध्यान रख लेना फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कौन है, एडवर्ड टेलर है, ठीक है। एक डिफरेंस ये याद रख लेना, एटॉमिक बम वर्सेस हाइड्रोजन बम। एटॉमिक बम न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये वो प्रिंसिपल हैं जिन पे ये काम करते हैं। न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और फ्यूजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो ब्रेकडाउन पे काम करता है हाइड्रोजन बम और सॉरी एटॉमिक बम, और हाइड्रोजन बम काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे, और न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे सन काम करता है। तो सन में एनर्जी वैसे ही प्रोड्यूस होती है जैसे हाइड्रोजन बम में प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन बम इज मच मोर पावरफुल देन एटॉमिक बम। डन। देन जब हम हाइड्रोजन और एटॉमिक बम की बात कर ही रहे हैं, तो इंडिया ने भी 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इंडिया ने 2 बार टेस्ट किया है, और दोनों को ही हम पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से जानते हैं। पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट्स। पोखरन एक प्लेस है राजस्थान में, थार डेजर्ट के अंदर, ठीक है। तो वहां पे इंडिया ने 2 बार जो है न्यूक्लियर बम को ट्राई किया है, ठीक है। पहली बार था 1974 में, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और प्राइम मिनिस्टर थी मिसेज इंदिरा गांधी। ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 1974। ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद हम लोगों ने 1998 में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किया, और अब की बार ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो हम लोगों ने रिकन्फर्म किया था कि हम लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है। नाउ इंडिया इज ए न्यूक्लियर स्टेट। डन। डन। न्यूक्लियर एनर्जी को बोला जाता है कि ये ड्यूअल यूज वेपन है, ड्यूअल यूज गुड भी बोल सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी, शायद ये ड्यूअल गुड यूज के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है पिछले कुछ क्लासेस में। ड्यूअल यूज गुड वो होते हैं जो 2 अलग अलग पर्पज से यूज किए जा सकते हैं।
न्यूक्लियर एनर्जी को हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी एक तरह की, और न्यूक्लियर एनर्जी को हम बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं ड्यूअल यूज, तो इसको ड्यूअल यूज आइटम बोलते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी ड्यूअल यूज आइटम है। हम इसको पॉजिटिव सेंस में भी यूज करते हैं और नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं। इंडिया में अभी टोटल 7 एटॉमिक पावर प्लांट है। जो एटॉमिक एनर्जी बनाते हैं, जहां पे हम एटॉमिक एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में यूज करते हैं। पहला है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट इन यूपी। ये उनके नाम है जो मैं लिख रहा हूं, और उनके स्टेट तो आपको ये याद रखने हैं, उनके नाम भी याद होने चाहिए, उनके स्टेट भी याद होना चाहिए। नरोरा इन यूपी। दूसरा है रावत भाटा इन राजस्थान। थर्ड है काकरापार इन गुजरात। फोर्थ है तारापुर इन महाराष्ट्र। तारापुर फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट था इंडिया का। ये मैंने लिख दिया नीचे, फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट था तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर जो लगा था। देन उसके बाद है काइगा एटॉमिक पावर प्लांट इन कर्नाटका। देन कल्पक्कम इन तमिलनाडु एंड कुंदनकुलम ऑल्सो इन तमिलनाडु। तो ये हमारे एटॉमिक पावर प्लांट हैं जो अभी फंक्शनल हैं, ठीक है। और इसमें कुंदनकुलम की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है अभी तक करंटली जो एटॉमिक एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो कई बार ये पूछ रहे थे कि किसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो कुंदनकुलम की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। पहला लगा कहाँ था? तारापुर लगा था महाराष्ट्र में। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक तरफ पावर प्लांट थे और एक तरफ स्टेट मैच करने थे आपको कि कौन से स्टेट में कौन सा पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। देन अभी इंडिया और भी पावर प्लांट बना रहा है एटॉमिक। अभी लार्जेस्ट जो बन रहा है वो बन रहा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में एक जगह है गोरखपुर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। गोरखपुर नाम का एक प्लेस है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे सबसे बड़ा बन रहा है इंडिया का, ठीक है। अभी फंक्शन नहीं हुआ है, जब फंक्शन हो जाएगा तो वो इंडिया का लार्जेस्ट हो जाएगा। गोरखपुर यूपी में भी एक प्लेस है। यूपी में तो एक पार्लियामेंट की सीट है गोरखपुर, जहां से अभी करंट जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है वो कभी एमपी होते थे। गोरखपुर एक हरियाणा में भी है, कहां पे? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो ओपनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब में, और बेस्ट नहीं, वो उसी के नाम पे होगा, गोरखपुर के नाम पे ही रहेगा उसका। जनरली ये सभी प्लेसेस हैं जहां पे हैं, ये सब प्लेसेस हैं जहां पे है ये, ठीक है। मेल एक्टर थे सिलियन मर्फी, जिन्होंने मेन कैरेक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर का कैरेक्टर किया था, ठीक है। एमी अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट ड्रामा सीरीज है सक्सेशन, बेस्ट ड्रामा सीरीज एक्टर हैं किरियन चोल्किन, ये भी सक्सेशन के ही हैं। और 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हैं उसमें बेस्ट पॉपुलर फिल्म है 12th फेल, और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स है जोराम, ठीक है। पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो पूछे। हाँ, पीसीएस में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। पीसीएस में बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दोगे तो वहां बहुत कॉमनली पूछेंगे ये आपसे, ठीक है। हाँ, आप एचसीएस दोगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यूपीएससी में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। और क्लैट में पूछा जा सकता है, वहां पे भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके पूछे जाने की। देन नेक्स्ट न्यूज है फीफा अवार्ड 2023। ये मिला है अर्जेंटीना के प्लेयर मेसी को, लियोनल मेसी, इनको बेस्ट फीफा अवार्ड मिला है। फीफा का हेडक्वार्टर
कहां पे है? ज्यूरिक नाम का एक प्लेस है स्विट्जरलैंड, ठीक है। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट कतर में, ठीक है। कतर हम लोगों ने किया था, कहां किया था कतर? अरेबियन पेनिनसुला की कंट्री है कतर। और कौन से ग्रुपिंग का मेंबर है? नहीं, एक ग्रुपिंग की थी हमने, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, याद आया? 2 बार, तीसरी बार करवा दिया मैंने अभी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल मैंने तीसरी बार बता दिया आप लोगों को, ठीक है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत, ये उसके मेंबर है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। कहां पे हेडक्वार्टर जीसीसी का? देखो चीजों को ना जीएस में जब तक कनेक्ट नहीं करोगे ना वो याद नहीं रहेंगी लॉन्ग टर्म में, ये फॉर श्योर है। कुछ टाइम के बाद वो भूल जाओगे, चीजों को एक दूसरे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। जीसीसी का हेडक्वार्टर बताया था रियाद, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। और कतर से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में ही कुछ किया था, कतर नहीं सॉरी, वो तो कुवैत से रिलेटेड था, ठीक है। क्या था कुवैत से रिलेटेड? कुवैत की करेंसी को सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना गया था, कुवैती दिनार को, ठीक है। 2026 में अभी फीफा वर्ल्ड कप होगा, ब्राजील ने जीता था वैसे, अगर याद रखना चाहो तो, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं यूपीएससी में भी धीरे धीरे, और बाकी एग्जाम्स तो पूछते ही हैं। ब्राजील ने लास्ट टाइम पे अर्जेंटीना को ही बीट करके 2022 का वर्ल्ड कप जीता था, कतर में हुआ था। और जब ये कतर में हुआ था तो इस पे एलिगेशन भी बहुत ज्यादा लगे थे कि कतर कोई ऐसा फुटबॉल प्लेइंग कंट्री नहीं है, तो मतलब ये चार्जेस लगे थे कि जो फीफा के जो ऑफिशियल है उनको काफी सारी ब्राइबरी दी गई है कतर में कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। कतर और कुवैत छोटी छोटी कंट्री हैं, ऑयल रिच इकोनॉमी है, पैसा ही पैसा इन लोगों के पास। 2026 में होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मतलब कौन सी 3 कंट्री होस्ट करेंगी? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, यही 3 कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो 26 में होगा नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको होस्ट करेंगे। डन। नेक्स्ट न्यूज है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से रिलेटेड। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। और हर बार इंदौर ही टॉप करता है, पिछले कई सालों से कॉन्टिन्यूसली, लगभग 17 या 18 से जब से ये स्टार्ट हुए हैं तब से इंदौर टॉप करता है। इंदौर यूपी में एक सिटी है, ठीक है। अब की बार कंबाइंड विनर है सूरत और इंदौर, ठीक है। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सूरत इन गुजरात इज पॉपुलरली नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कंडक्ट करवाती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मवा बोल देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री आपको याद करनी है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंडर में ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड कंडक्ट होते हैं, ठीक है। कौन है अभी मिनिस्टर? मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के एक्स सीएम, ठीक है। तो सूरत इन गुजरात और इंदौर इन महाराष्ट्र और ज्वाइंटली डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। महाराष्ट्र को स्टेट में सबसे स्वच्छ स्टेट का अवार्ड मिला है, स्टेट की कैटेगरी में मिला है महाराष्ट्र को, सिटीज की कैटेगरी में मिला है सूरत और इंदौर को कंबाइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर सैनिटेशन वर्कर्स के लिए चंडीगढ़ को अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड को जिसको बोलते हैं
सफाई मित्रा सुरक्षित शहर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये दोनों इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो सूरत और इंदौर जो है उनको कंबाइन मिला है सिटी की फॉर्म में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन इसी साल है, तो इसलिए हम उसको पढ़ेंगे, जो इस साल पूरा हो जाना चाहिए था और काफी न्यूज में बना था जब वो प्रोजेक्ट चला था। नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बोल लो। ठीक है, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 में स्टार्ट हुआ था। एम था कि हम इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। स्मार्ट सिटीज का मतलब ये था कि वो सिटीज में जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं लाइफ के लिए वो इजीली अवेलेबल हो, सिटीज साफ सुथरी हो, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए सिटीज में। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन प्रॉपर हो, सॉलिड और जो लिक्विड होता है वो। ठीक है, और जो भी वहाँ के सिटीजन हो वो गवर्नमेंट की रनिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन की रनिंग में सिटीजन का पार्टनरशिप बढ़ाया जाए। तो इस तरह के कुछ एम्बिशंस रखे गए थे और 100 सिटीज को चुना गया था स्मार्ट सिटी के लिए कि ये 100 सिटी है इंडिया में जिनको हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। पहले ये टारगेट था, इसको पूरा करना था 2020 तक। ठीक है, अभी नया टारगेट इस साल का है 2024 तक, कि 2024 तक ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना है। 100 स्मार्ट सिटीज हमें बनानी है। तो पीसीएस के हिसाब से आप जो भी पीसीएस दो वहां के शहर देख लेना कि हरियाणा पीसीएस दे रहे हो तो हरियाणा में कौन सी स्मार्ट सिटीज है। ठीक है, और किसी और का दे रहे हो तो वहां पे कौन सी स्मार्ट सिटी है। जनरली बस हमें इतना याद रखना है कि 2015 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इस साल इसकी डेडलाइन कंप्लीट हो रही है तो उस पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, या अगले 1-2 साल तक। डन। नेक्स्ट न्यूज है बिहार सोशलिस्ट आइकॉन कर्पूरी ठाकुर अवार्ड भारत रत्न। ये तो हमने कर लिया कवर। ठीक है, कितने लोगों को मिला है भारत रत्न अब की बार? 5 लोगों को मिला था। ठीक है, बताओ कौन से 5 थे? हाँ नेहा, तो फिर फायदा क्या है आने का क्लास में, बताओ ना। आप लोग याद नहीं करोगे, जबकि मैंने तो उनको एक एक के बारे में भी डिटेल लिखवाया था, ताकि वो, क्योंकि जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं ना किसी न्यूज के डिटेल में जाने में, वो उतना ही ज्यादा याद रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कौन बताएगा 5 के नाम? पढ़ो। एमएस स्वामीनाथन को मिला है। ठीक है, एल के आडवाणी और मोरारजी देसाई। नहीं, मोरारजी देसाई को नहीं मिला, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है। पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में। उसमें मैंने बाकी इंफॉर्मेशन तो ऐड कर दी थी, एक इंफॉर्मेशन रह गई थी, वो हम आज ऐड कर लेते हैं। अभी भारत रत्न ऑब्वियस है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ठीक है, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया ये है कि पर्सन हैज टू बी इंडियन जिसको ये अवार्ड मिले। लेकिन आज तक 2 ऐसे पर्सन हैं जो इंडियन नहीं थे और उनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, पहले थे अब्दुल गफ्फार खान, पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम इनको। पॉपुलरली इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, ही वाज ए गांधीयन। ठीक है, उनका एक मूवमेंट था खुदाई खिदमतगार मूवमेंट।
इट्स लाइक जैसे महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया था, वैसा ही कुछ मूवमेंट था। मूवमेंट मतलब आंदोलन, ठीक है। तो ये ऐसा ही कुछ आंदोलन था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ये वैसा ही कुछ आंदोलन था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब आज का जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है वहां पे, ठीक है। तो ये गांधीयन थे, गांधी से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, उनकी फिलोसफीज में बिलीव करते थे। तो जैसा मूवमेंट गांधी ने चलाया था तो इन्होंने भी ऐसा ही मूवमेंट चलाया था, लेकिन उसमें इन्होंने मुस्लिम्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया था, बिकॉज ये मुस्लिम थे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन टाइप का मूवमेंट था, खुदाई खिदमतगार। इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते थे, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो मेंबर्स थे, वॉलंटरी मेंबर, वो सारे के सारे रेड कपड़े पहनते थे, तो इसको रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरे थे जिनको मिला नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला थे। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान तो हो गए पाकिस्तान से, और नेल्सन मंडेला से साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में ब्लैक वर्सेस व्हाइट एक लंबी स्ट्रगल रही है। जैसे इंडिया में हम जनरली मानते हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, तो साउथ अफ्रीका में ब्लैक वर्सेस व्हाइट एक लंबी स्ट्रगल चली है। तो उन्होंने वहां पे ब्लैक लोगों को राइट मिले, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, लंबे टाइम तक जेल में रहे नेल्सन मंडेला, ठीक है। यहाँ पे जो काम गांधी ने प्ले किया वो एक तरह से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने प्ले किया, ठीक है। वहां की एक मूवमेंट थी जिसका नाम था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। इस मूवमेंट को लीड किया था नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी काफी फेमस है। आप लोग 12th में पढ़ के भी आए हो उसको, अगर नाम याद हो तो। 12th या 11th या 12th में पढ़ते हो? हाँ नहीं, 11th होगी शायद, 11th है ना? 12, हाँ मतलब ऐसे ही है, 11th या 12th में से है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो भी क्लास में था जिसमें भी, ठीक है, मेरे क्लास तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो उसके बाद सेकंड नंबर का अवार्ड है पद्मा विभूषण, ठीक है। और फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो इनको ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस भी आप लोगों को याद रखनी है कि क्या सीक्वेंस है इनकी अवार्ड्स की, कि पद्म, भारत रत्न सबसे ऊपर है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री, ठीक है। वैसे तो भारत रत्न तो दिया जाता था 3 लोगों को, जनरली ये 5 लोगों को दिया जाता है, दोनों ही 5-5 को दिए जाते थे। अब की बार गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा ही दिए हैं, ठीक है। और ये पद्म अवार्ड मिला के टोटल 110 दिए जाते थे, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने 132 दे डाले, ठीक है। तो नंबरिंग का तो कोई लॉजिक ही नहीं रहा, पहले अगर याद करते तो फिर भी एक लॉजिक था। तो अब तो हम सिर्फ ये याद रखेंगे, एक तो इनका सीक्वेंस। भारत रत्न के बारे में मैंने जितनी डिटेल बताई है वो आपको याद रखनी है। भारत रत्न इंपॉर्टेंट है तो सब पर्सन्स के नाम भी याद रखने हैं आपको, किस किस को मिला है, ठीक है। पद्म विभूषण के भी याद रखने हैं क्योंकि ये भी 5 लोगों को ही मिला है। पद्म सुब्रमण्यम वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे पहले,
चिरंजीवी एक साउथ के एक्टर हैं और वैजंती बाला जो है ये भी एक एक्ट्रेस थी पुराने टाइम पे, ठीक है। तो इन लोगों को मिला है, प्लस एक पर्सन है बिंदेश्वर पाठक। ये बिंदेश्वर पाठक पे तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सुलभ इंटरनेशनल। कभी ना कभी आप कभी रेलवे स्टेशन पे या फिर कभी बस स्टॉप पे या एयरपोर्ट पे गए होगे तो वहां पे मिलता है ये सुलभ इंटरनेशनल, कि कोई भी जनरली ये क्या करते हैं, स्वच्छता के फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। तो उसके फाउंडर थे बिंदेश्वर पाठक इनको, और ये 4 लोग पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजंती वाला और बिंदेश्वर पाठक, इन 5 के नाम भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद के नाम नहीं याद रहेंगे तो चलेगा। और अवार्ड्स की सीक्वेंस याद रखना, ये सारे सिविलियन अवार्ड्स हैं, मिलिट्री के अलग करेंगे हम अवार्ड्स। डन। बिंदेश्वर पाठक को तो बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। सुलभ इंटरनेशनल एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन एनजीओ। और वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एनजीओज में से एक है इंडिया के अंदर। पोस्टोमस मतलब पता होगा, मतलब पोस्टोमस मतलब आफ्टर डेथ। जैसे अभी भारत रत्न भी जो मिला है वो मोस्टली को पोस्टोमस मिला है, सिर्फ एक ही तो जीवित है, कौन? एल.के. आडवाणी। सभी को पोस्टोमस मिला है। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट है और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है। वो फर्स्ट ट्राइबल भी हैं और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन भी हैं, ठीक है, जो इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। डन। नेक्स्ट है टेब्लू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विंस फर्स्ट प्राइज एट रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, इन्होंने इनका जो मतलब टेब्लू था वहां पे जो शोकेस करते हैं रिपब्लिक डे पे, तो वो था भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आप ये ध्यान रख लेना, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। ओल्डेस्ट नहीं है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बताओ वर्ल्ड की? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से, और अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था 1783। 1775 से 1783 तक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था। ये हमने कवर किया था पहले पूरा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पैट्रियोटिक फोर्सेस वर्सेस ब्रिटिश फोर्सेस। मैं आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा जो नहीं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम वो सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं छोड़ सकते आप, वो मिस नहीं कर सकते, वो इंपॉर्टेंट है। वो या तो किसी ने किसी मोस्ट ऑफ द, तो मैं ऐसी इंफॉर्मेशन बताता हूँ जो किसी ने किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछी गई है। अब की बार जो हमारा रिपब्लिक डे था, ठीक है, एक तो हमने किया था खास बात। क्या खास बात थी अब की बार के रिपब्लिक डे में?
ऐसे तो काम नहीं चलेगा रिवाइज नहीं करोगे तो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? कोई बोल रहा था 75th था ना आपकी बार, बताया तो था मैंने। इंडिया रिपब्लिक कब बना था? ठीक है, और अब था 26 जनवरी। ठीक है, तो 75 ईयर पे वैसे तो हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है हमारे रिपब्लिक पे। ठीक है, अब की बार के चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट। कौन है फ्रांस के प्रेसिडेंट? कौन है फ्रांस के प्रेसिडेंट? इमैनुअल मैक्रो। हाँ याद रखना है, कई साल से यही है। जो नहीं याद रखना होगा तो मैं वैसे ही बता दूंगा कि ये मैं बता देता हूं कि ये इतना वो जरूरी नहीं है। ठीक है, और आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है बहुत। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और फ्रांस में कैसा सिस्टम है? सेमी प्रेसिडेंशियल। फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। याद है कहां किए थे? किए थे कि नहीं किए थे, ये याद है? रीयूनियन आइलैंड बताए थे मैंने। रीयूनियन आइलैंड आप लोगों को, रीयूनियन आइलैंड बिलोंग्स टू फ्रांस। पहले तो ये बात याद रखना है। कहां पे ये? इंडियन ओशियन में। नियर मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास है। मेडागास्कर याद है क्या था? 4th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। ठीक है, जब आप लोग पेपर में बैठोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इनमें से, और एक एक क्वेश्चन, एक एक ये जो वर्ड स्टेटमेंट हम कर रहे हैं वो किसी न किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। फिर ये सोचो कि ये करवाया तो था, तो इसीलिए आप जितना मैं करवा रहा हूं कम से कम उसको तो याद कर लो। रिपीट इतनी बार कर दो उसको, और चीजों को रिलेट करो ना। फ्रांस से मैंने कुछ और भी बताया था आप लोगों को कि हमने एक फाइटर जेट लिए थे फ्रांस से। कौन से फाइटर जेट लिए थे हमने फ्रांस से? रफाल। रफाल फाइटर जेट हम लोगों ने फ्रांस से लिए हैं। पहले इंडिया डिफेंस का लगभग 75% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट रसिया से लेते थे पहले हम। ठीक है, रसिया पे डिपेंडेंट थे हम पूरा का पूरा। अभी हम लोगों ने डिफेंस में डाइवर्सिफाइड किया है। अभी हम यूएसए से भी ले रहे हैं, रसिया से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, और इजराइल से भी ले रहे हैं। तो अभी हम 4 बड़े प्लेयर से डिफेंस इक्विपमेंट बाई कर रहे हैं: इजराइल, फ्रांस, यूएसए और रसिया। ठीक है, तो अब हम रसिया पे डिपेंड नहीं है। पहले हमारी डिपेंडेंसी थी रसिया पे पूरी की पूरी। और हम लोगों ने एक डिफेंस सिस्टम लिया था रसिया से, मैंने वो भी बताया था। वेरी गुड, S-400। ठीक है, क्योंकि अभी डिफेंस सिस्टम जो है न्यूज में है। हमने कौन कौन से डिफेंस सिस्टम किए थे? थार्ड किया था। थार्ड तो यूपीएससी पूछ भी चुका है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। थर्ड किसका है? किसका डिफेंस सिस्टम है? यूएसए का। मैंने तब करवाया था, मैंने बताया था कि यूएसए का डिफेंस सिस्टम इजराइल को दे रहे हैं वो। इजराइल का कौन सा है एयर डिफेंस सिस्टम? आयरन डोम। क्या होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम? जो मिसाइल से बचाते हैं। ठीक है, तो इजराइल का है आयरन डोम। ठीक है, और
यूएसए का है थर्ड, ठीक है, और इंडिया ने S-400 किससे परचेज किया है? रशिया से, वो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बता रहा था मैं, क्या है, क्या होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नेंस का एक ऐसा सिस्टम है जहां पे किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी को गवर्न करने के लिए दो पर्सन्स के पास पावर होती है, यानी दो एग्जीक्यूटिव होते हैं। इंडिया में एक ही एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वहां पे फ्रांस में फॉरेन अफेयर्स के लिए एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट। फॉरेन अफेयर देखता है प्रेसिडेंट, किसी बाहर की कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे, कैसे मेंटेन करके देखने, ये प्रेसिडेंट देखता है और वही डिसीजन लेता है। और इंटरनल अफेयर को देखता है प्राइम मिनिस्टर। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ए सिस्टम वेयर द फॉरेन अफेयर आर द डोमेन एरिया ऑफ प्रेसिडेंट एंड द इंटरनल अफेयर्स आर द डोमेन एरिया ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। और जहां पे ये दोनों डोमेन प्रेसिडेंट के पास हो उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोल देंगे। जहां पे इंटरनल अफेयर को भी प्रेसिडेंट देखेगा और एक्सटर्नल अफेयर को भी प्रेसिडेंट देखेगा तो उसको बोल देते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में है। यूएसए के प्रेसिडेंट को 4 साल के लिए चुना जाता है। अभी जो बाइडेन है यूएस के प्रेसिडेंट, और अभी फाइट किसके बीच में है, क्योंकि इलेक्शन जस्ट अभी ड्यू हैं 4-5 नवंबर को। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमने कवर किया था, और डोनाल्ड ट्रंप जो पहले प्रेसिडेंट थे वहां पे, ठीक है, उनके बीच में अभी है, ठीक है। और इंडिया में कैसा सिस्टम है फिर? हाँ, नहीं, पार्लियामेंट्री। ये लिख लिया सारे। देखो, एक तो हमने किया प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मेन 3 सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय द पीपल, कोई भी डेमोक्रेसी है तो वहां पे मेनली 3 सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलते हैं। या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है वेयर executive or legislature and they are responsible to legislature. एक ऐसा सिस्टम वेयर एग्जीक्यूटिव आर लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव हैं वही लेजिस्लेचर हैं, मतलब जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं वही लॉ बनाने वाले हैं। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूशन भी करता है और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ के लॉ भी बनाता है। होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब एग्जीक्यूट भी करते हैं अपने अपने पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो होता है एरिया ऑफ डोमेन, और साथ में लॉ मेकर भी हैं। तो एग्जीक्यूटर एंड लॉ मेकर आर सेम एंड एग्जीक्यूटर आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड लेजिस्लेचर। उस सिस्टम को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। और ये सिस्टम हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से। वी हैव टेकन पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन। प्रेसिडेंशियल सिस्टम is a type of system where executive and legislature are separate.
जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो अमेरिका में पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहां पे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नेसेसरी क्राइटेरिया है कि दैट पर्सन हैज टू बी ए एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो एमपी किसी भी हाउस का हो सकता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी। अगर वो इनमें से दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। उसके बाद उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर होना नेसेसरी है, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएगा। सेम इन द केस ऑफ अदर मिनिस्टर्स। कोई भी मिनिस्टर इंडिया में किसी भी पर्सन को एग्जीक्यूटिव बनाया जा सकता है। कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर उस पर्सन को या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। नहीं बन पाए तो वो एग्जीक्यूटिव नहीं रह सकते। एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अमेरिका में प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है, वहां की पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग होता है। वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस। वहां की पार्लियामेंट का ही नाम कांग्रेस है। इंडिया में तो कांग्रेस एक पार्टी का नाम है। वहां की पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, जैसे हमारी पार्लियामेंट का लोअर हाउस का नाम है लोकसभा, अपर हाउस का नाम है राज्यसभा, उनकी पार्लियामेंट के लोअर हाउस का नाम है कांग्रेस, अपर हाउस का नाम है सेनेट। तो वहां का प्रेसिडेंट ना तो सेनेट का मेंबर होता ना ही कांग्रेस का मेंबर होता, वो अलग होता है। और वहां के प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, वो किसी को भी कोई भी अमेरिकन सिटीजन हो उसको वो हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर किसी को भी बना सकता है अपनी मर्जी से। और चाहे तो हर रोज बदल सकता है। आज इसको बना दिया, कल उसको बना दिया, वो अपनी मर्जी से किसी को बना देता है। ठीक है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो जल्दी से काम करता है क्योंकि वहां पे एक ही पर्सन की चलती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम थोड़ा धीरे काम करता है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्संस की चलती है, क्योंकि सभी इलेक्टेड है। प्राइम मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स में जो प्राइम है, मेन है तो वो भी मिनिस्टर। ठीक है। तो फ्रांस इसलिए फेमस है क्योंकि बाकी कोई ऐसी बड़ी कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी हो, सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम है नहीं। इतनी बड़ी कंट्रीज में सब में या तो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। नेक्स्ट है विंग्स अवार्ड 2024। ये बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिए जाते हैं इंडिया में, विंग्स अवार्ड। केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु एंड दिल्ली एयरपोर्ट जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दो एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है जिसको बोलते हैं विंग इंडिया अवार्ड। विंग्स इंडिया अवार्ड में केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली, इन दोनों को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है राम मोहन नायडू। पीसीएस में पूछा जा सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा। राम मोहन नायडू हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। इससे रिलेटेड हम एक चीज और करेंगे, एयर इंडिया। क्या है एयर इंडिया? हाँ, एक अलायंस, एक एयरलाइंस है एयर इंडिया। तो एयर इंडिया 1932 में जब बना था तो ये एक प्राइवेट एयरलाइंस था। ठीक है। 1932 में JRD टाटा ने इसको बनाया था। 1953 में इसको नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है। बताओ क्या होता है नया नेशनलाइजेशन? हमने पढ़ा था नेशनलाइजेशन क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाया था मैंने। जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन बताया था तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। जो किसी भी प्राइवेट फर्म को हम
पब्लिक बनाते हैं। जब किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बना दिया जाता है तो उसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एयर इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया था, तो 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया था। आरबीआई को कब किया था नेशनलाइज? 1949। ठीक है, और 2022 में इसको दोबारा से प्राइवेट कर दिया गया। अब फिर से ये टाटा ग्रुप के पास है। क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, ठीक है, और जिसकी वजह से एनपीए बढ़ते जा रहे थे इसके। कॉमर्स वाले या इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स तो समझते होंगे एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, वैसे तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, एसेट्स परफॉर्मिंग ही होते हैं, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो लगा ही नहीं सकती उनके पीछे। ठीक है, तो एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसे बिजनेस जिनमें आप पैसा डालते जा रहे हो इस उम्मीद में कि कभी तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो प्रॉफिट दे ही नहीं रहे, वो पैसा खाते जा रहे हैं, तो उनको बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और एक दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं, मैं कहा इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, व्हाइट एलिफेंट बोलते हैं। व्हाइट एलिफेंट्स इनके लिए एक मोकरी वर्ड होता है। जनरली पहले ये यूज किया जाता था पीएसयूज के लिए, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है उनको बोलते थे कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो व्हाइट एलिफेंट हो गए हैं, मतलब पैसा डालती जा रही है गवर्नमेंट इस उम्मीद में कि वो रिटर्न देंगे और वो चल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाइट एलिफेंट्स भी बोलते हैं, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, एनपीए और व्हाइट एलिफेंट। तो एयर इंडिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, अर्निंग कर ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इसको दोबारा से प्राइवेट कर दिया गया 2022 में, दोबारा से टाटा ग्रुप ने इसको ओवरटेक कर लिया। ली चेंगटी ये नए प्रेसिडेंट बने हैं ताइवान के, इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। इतना लिख लेना कि ये ताइवान के नए प्रेसिडेंट है, इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। पार्टी का नाम नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड में आज अभी। पहले तो ये सुनो कि ताइवान का नाम है क्या एक्चुअल में, ताइवान का नाम है आरओसी। आरओसी की फुल फॉर्म है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो ताइवान का ओरिजिनल नेम है आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, और एक दूसरा और चाइना भी है जिसका नाम है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये वो है जिसको ओरिजिनली हम चाइना के नाम से जानते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना ये दो अलग अलग है, पहली बात तो। ठीक है, ताइवान की कैपिटल है ताइपी, इज द कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान। ताइपी इज द कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान, और ताइवान इज एन आइलैंड कंट्री इन पैसिफिक ओशियन में बोल लो, ठीक है, या साउथ चाइना सी में बोल लो। डन।
थोड़ा सा मैं इनकी स्टोरी बताता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दो अलग अलग कंट्री कैसे हैं। 1949 में माओ जेडोंग, या उनका दूसरा नाम है माओ सेतुंग, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना। ये मॉडर्न चाइना के फाउंडर हैं। इस पर्सन ने चाइना में एक रिवॉल्यूशन किया, एक क्रांति लेके आए, और वहां पे जो एग्जिस्टिंग पार्टी थी जो रूल कर रही थी, KMT, ये रूलिंग पार्टी थी वहां की, क्यूमिनतांग इसकी फुल फॉर्म है। तो माओ जेडुंग ने रिवॉल्यूशन किया चाइना में 1949 में, और वहां की जो रूलिंग पार्टी थी, जो रूलर वहां पे रूल कर रहे थे, उनको चाइना छोड़ के भागना पड़ा उसके रिवॉल्यूशन के आगे। क्योंकि बहुत जो माओ जेडुंग का रिवॉल्यूशन था उसको हम पढ़ेंगे भी, इसको हम इंडिया में पढ़ेंगे। एक प्रॉब्लम है माओइस्ट प्रॉब्लम, जो आप लोगों ने, जिसका दूसरा नाम है नक्सल प्रॉब्लम, नक्सलिज्म भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो इसी पर्सन से आई है वो प्रॉब्लम, ठीक है। उसको हम कभी फिर पढ़ेंगे किसी और क्लास में, ठीक है। तो इस पर्सन ने रिवॉल्यूशन किया, और KMT पार्टी जो है, इस पार्टी के मेंबर्स देश छोड़ के भाग गए उसे बचने के लिए, और वो एक टापू पे चले गए, आइलैंड पे, जिसको आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। तो वो कहते हैं कि ओरिजिनल चाइना ये है, और PRC बोलता है कि ओरिजिनल चाइना हम है। लेकिन आज के टाइम पे PRC इतना पावरफुल हो गया है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कि ताइवान की ज्यादा कोई सुनता नहीं है। लेकिन ताइवान अभी पिछले कुछ 10-12 साल से पिक्चर में दोबारा से आ गया है। छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ठीक है। पिक्चर्स में आने का रीजन ताइवान का, ये लिख लिया, इरेज कर दूं मैं। ताइवान का पिक्चर में आने का रीजन है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का राइज ताइवान के लिए एक बूंद साबित हुआ। आप लोगों ने एक सिलिकॉन वैली नाम के एक प्लेस का नाम सुना होगा, सुना है? कहाँ है सिलिकॉन वैली? USA में। हाँ, कहाँ बता रहे थे? USA में एक प्लेस है जहां पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंटेल है, इनवीडिया है आज के टाइम पे, फेसबुक है, गूगल है, ये जो बड़े बड़े जायंट है डिजिटल, इन सबका हेडक्वार्टर वहीं पे है, सिलिकॉन वैली में। हालांकि अभी तो वो अपने हेडक्वार्टर को चेंज कर रहे हैं, उसको भी हम एक कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि वो क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली को हब माना जाता था सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, और कोई वर्ल्ड में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम था इंटेल। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, कंप्यूटर में बहुत चलते थे इंटेल के प्रोसेसर पहले, ठीक है। और वो प्रोसेसर ही बनाते हैं, उन प्रोसेसर्स में सेमीकंडक्टर वगैरह यूज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में एक रीजन है सिंचू, H से स्टार्ट होगा लेकिन इसका नाम है सिंचू। ये सिंचू रीजन है, ये इट्स लाइक द सिलिकॉन वैली ऑफ ताइवान। ये ताइवान की सिलिकॉन वैली है, और यहां पे एक कंपनी है जिसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। सिंचू रीजन में एक कंपनी है, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इतनी बड़ी है आज के टाइम पे कि अगर, और ये कमाल की बात ये है कि ये ताइवान की सरकारी कंपनी है। ये ताइवान गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे इंडिया में कोल इंडिया है, BPCL है, IOCL है, ये सब सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है। जैसे SBI है, सरकारी कंपनी है एक तरह से। तो ये वहां की सरकारी कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आज के टाइम पे वर्ल्ड के आधे लगभग सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट सिर्फ ताइवान पूरी करता है। तो इतना क्रूशियल है ताइवान आज के टाइम पे वर्ल्ड के लिए। और सेमीकंडक्टर कहाँ यूज नहीं होते, आप सोच के देख लो। जो भी चीज डिजिटल है वहां सेमीकंडक्टर है। किसी भी चीज के, डिजिटल चीज के साइज का छोटा होना सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर कितना छोटा लगेगा उसके अंदर।
ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मतलब फ्यूचर इंडस्ट्री है, एआई आ रहा है तो एआई में तो सेमीकंडक्टर और ज्यादा यूज होगा। तो आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा कंट्री है ताइवान वर्ल्ड के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इसने इंटेल को पछाड़ दिया। इंटेल सबसे बड़ी कंपनी थी अमेरिका की, और अभी डिस्प्यूट इस बात का है कि चाइना कह रही है ये तो हमारा ही है, ठीक है, और हम इनको कभी भी अपने अंदर मिला लेंगे, लेकिन अमेरिका इनको सपोर्ट करता है और वो ऐसा होने नहीं दे रहे। तो ताइवान को लेके डिस्प्यूट चलता रहता है अमेरिका में और चाइना में, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सारी, अगर चाइना ने ताइवान को ले लिया, ओवरटेक कर लिया मिलिट्री से, क्योंकि ताइवान छोटी सी टापू कंट्री है, उसको वो कभी भी ओवरटेक कर सकता है अगर चाहे तो, इतना बड़ा मिलिट्री फोर्स नहीं है उनके पास, उनको यूएसए से हेल्प मिल रहा है कि अगर चाइना ने इनको ओवरटेक कर लिया तो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जो कंपनी है वो किसके अंडर में आ जाएगी, चाइना में, और अगला सुपर पावर कौन बन जाएगा, चाइना बन जाएगा। तो वो जंग सुपर पावर बनने की है, ठीक है। तो इसलिए ताइवान बार बार ताइवान पे अटैक करता है चाइना, और बार बार यूएसए वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस शो करता है और कहता है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं चाइना में भी और यूएसए में भी जिनकी डिमांड सेमीकंडक्टर की टीएमएससी पूरा करता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड में आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसीलिए इसके प्रेसिडेंट का हमें नाम याद रखना है। कैपिटल है ताइपी सिटी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।